हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर चुके थे अपने पिछली क्लासेज में, और उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आधार पर अब हम अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और मेरे ख्याल से वो टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि जब से हमने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया था तब से वो टॉपिक हमारे साथ है और आज तक हमारे साथ बना हुआ है। ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें उस टॉपिक से प्रश्न ना आते हों या उस टॉपिक को सिलेबस में नहीं रखा गया हो, और सबसे पहले आना शुरू हो गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं आप। हम बात कर रहे हैं टेंस की। तो टेंसेज जो टॉपिक हमें दिया जाता है उससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, क्यों नहीं आज तक हम उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट कर पाते, तो उसका कारण हम यहां जानेंगे। और टेंस को पढ़ने के साथ साथ हम फिर उससे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंडर में जो आते हैं उन्हें भी कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट को। और आज जो हम अपना कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है टेंस। क्या है दोस्तों? टेंस। अब देखिए, यहीं से चर्चा शुरू हो जाती है हमारी बेसिक रूप से। क्यों नहीं टेंस पे कॉन्फिडेंस हमारा आज भी बन पाया है? कारण यह है कि इसमें कई कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमें गलत तरीके से बताए गए। क्या? एक तो इसका हिंदी अर्थ करके इसे बता दिया गया कि टेंस का मतलब काल होता है। कुछ महानुभाव हिंदी अर्थ ने करके इसको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके हमें बता दिया कि ये क्या होता है? टाइम होता है। भाई, काल को उन्होंने समय या टाइम बोल दिया, लेकिन क्या वास्तव में टेंस और टाइम एक ही होते हैं? तो इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे कंसेप्ट से। यहां मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ही इज डांसिंग। आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा टेंस है इस सेंटेंस में? तो बिल्कुल आपने सही कहा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर मैं कहूं ही हैज कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, इसमें अगर मैं टेंस पूछूं तो कौन सा टेंस बताएंगे आप? प्रेजेंट परफेक्ट बताएंगे। अगर मैं कहूं ही वॉज डांसिंग, इसमें कौन सा टेंस है? तो निश्चित रूप से आप इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताएंगे, जो कि बिल्कुल सही है। आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इन तीनों सेंटेंसेज में टाइम जो आपका टेंस है उसको बिल्कुल अप्रोप्रिएट या बिल्कुल करेक्ट ढंग से आपने पहचाना किस वर्ड की हेल्प से? तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां आप इज डांसिंग से पहचान रहे हैं, यहां हैज कंप्लीटेड से, और यहां वॉज डांसिंग से। इनसे ही पहचाना है मेरे ख्याल से आपने। और ये तीनों की तीनों ही क्या है? इन तीनों की बात करते हैं तो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, और ये भी वर्ब है। तीनों की तीनों क्या है? वर्ब है। तो इसका एक मतलब ये निकला कि टेंस जो डिसाइड किया जाता है वो किसके आधार पर डिसाइड किया जाता है? वर्ब के आधार पर डिसाइड किया जाता है। किसके आधार पर? वर्ब के आधार पर। इसका मतलब वर्ब की फॉर्म्स जो होती हैं वो टेंस बनाती हैं। तो फिर टाइम क्या करेगा? इसमें आपने टेंस पहचानने में तो बिल्कुल देर नहीं लगाई। अगर मैं आपसे अब पूछूं टाइम पहचानो, इनमें कौन सा टाइम दे रखा है? पहले में कौन सा टाइम है, दूसरे में कौन सा है, तीसरे में कौन सा है टाइम? कोई टाइम नहीं है। और जब हमें टाइम पता लग ही नहीं रहा है, जबकि टेंस का पता हमें लग गया। अगर टेंस टाइम होता तो डेफिनेटली हम टाइम भी बता देते इनमें कि कौन सा टाइम है, लेकिन ऐसा है नहीं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन माय डियर, टेंस और टाइम एक नहीं होते। इसके संदर्भ में एक बात और हमारी यहां पर चलती है कि टेंस जो होता है ये वर्ब डिसाइड करती है, लेकिन टाइम के बारे में हमें जो शब्द बताता है वो शब्द होता है कौन सा? व्हेन। भाई, आप व्हेन से प्रश्न जब पूछेंगे तो उसका जवाब हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि व्हेन का हिंदी अर्थ क्या होता है? कब। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप खाना कब खाते हो, तो आप समय बताओगे। आप रोज सुबह कब जगते हो, आप रोज कब सोते हो। तो मैंने कब शब्द से यानी व्हेन से प्रश्न किए, और अब जो आप जवाब दोगे वो सभी के सभी जवाब क्या होंगे? टाइम होंगे, है टाइम संबंधी होंगे। तो इसका मतलब है कि टाइम का पता हमें लगता है व्हेन से। और माय डियर, व्हेन जो शब्द है ये आपको बताता है किसके बारे में? एडवर्ब के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है?
एडवर्ब के बारे में बताता है। आगे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़नी है और उन सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, कैसे कैसे सेंटेंसेस का निर्माण होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा जब मैं WH वर्ड्स की लिस्ट आपको बनवाऊंगा कि कितने WH वर्ड्स हैं, WH वर्ड्स का प्रयोग कितने तरीके से होता है वाक्य में, इन सब का जिक्र जब हम करेंगे तो ये चीज आपको रियलाइज होगी। और माय डियर यहां मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट कि व्हेन जो होता है वो किससे संबंधित होता है, एडवर्ब संबंधी होता है और उसको बोला जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बोला जाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे वेयर को बोला जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, हाउ को बोला जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, वाई को बोला जाता है एडवर्ब ऑफ रीजन, तो वैसे ही व्हेन को बोला जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो माय डियर अब हमें ये पता लगा कि व्हेन जो है वो एडवर्ब संबंधी होता है, तो इसका मतलब टाइम भी किससे संबंधित होता है? एडवर्ब से संबंधित होता है। टाइम किससे संबंधित होता है? एडवर्ब से। जबकि आपका टेंस जो है वो किससे संबंधित होता है? वर्ब से। अब आप जरा मुझे बताइएगा कि टेंस तो वर्ब है और टाइम एडवर्ब है, तो क्या वर्ब और एडवर्ब एक ही होते हैं क्या? कि वर्ब को आप एडवर्ब बोल दो, एडवर्ब को वर्ब बोल दो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो टेंस और टाइम एक कैसे हो सकते हैं? माय डियर दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। हाँ, अगर ये कहा जाए कि टाइम इज यूज टू क्वालिफाई अ टेंस, टाइम का प्रयोग टेंस को क्वालिफाई करने के लिए होता है, तो बात अच्छी भी लगती है और ग्रामर के अकॉर्डिंग लगती है। क्यों? क्योंकि टेंस वर्ब है और टाइम एडवर्ब है, और हम पढ़ते हैं एडवर्ब इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब। सो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट टाइम इज यूज्ड टू क्वालिफाई टेंस। यानी एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, तो टाइम जो है वो किसको क्वालिफाई करेगा? टेंस को। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। पहली बात तो हमारी यहां पर खत्म होती है। तो अब हमें पता लग गया कि टेंस जो है वो डिसाइड कौन करता है? वर्ब डिसाइड करती है। अब रटने की प्रवृत्ति आप बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ आज मैं आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिस्कस करके बताऊंगा कि टेंस वास्तव में कैसे डिसाइड किए जाते हैं। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं होती आपको। ऐसे पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से समझना आप पॉइंट को। कि देखिए हमारे पास 3 टेंस हैं, एक है प्रेजेंट और दूसरा है पास्ट, तीसरा है आपका फ्यूचर। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत से महानुभाव हैं जो किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाए गए एक कंसेप्ट को आंख बंद करके फॉलो करते चले आ रहे हैं बिना एनालिसिस किए हुए। वो ये कहते हैं कि टेंस 2 होते हैं। कौन से होते हैं? प्रेजेंट और पास्ट ही 2 टेंस होते हैं, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। कि सब क्यों नहीं होता? क्योंकि टेंस वर्ब डिसाइड करती है और वर्ब की कोई भी फॉर्म फ्यूचर को इंडिकेट नहीं करती। किसको इंडिकेट नहीं करती? फ्यूचर को इंडिकेट नहीं करती। तो माय डियर ये बात सही है, लेकिन वर्ब की फॉर्म से अगर टेंस बनते हैं तो वर्ब की फॉर्म तो हमने 5 पढ़ी थी, उस हिसाब से तो 5 टेंस बन जाने चाहिए थे ना। फिर तो कितने टेंस? 5 टेंस बन जाने चाहिए थे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये सब आप नहीं बना रहे हो, कोई बात नहीं। तो प्रेजेंट, पास्ट, थर्ड फॉर्म परफेक्टनेस को बताती है तो परफेक्ट बनना चाहिए। फिर फोर्थ फॉर्म आपके कंटिन्यूटी को बताती है तो कंटिन्यूस एक अलग बनना चाहिए। तो इसका मतलब सब अलग अलग बनने चाहिए। आप प्रेजेंट पास्ट के साथ परफेक्ट और कंटिन्यूस को तो फिर उनका एक सब कैटेगरी के रूप में यूज करते हो ना, कि अलग अलग हेड वर्ड के रूप में काम में लेते हो। तो लोगों के उसमें नहीं चलना है। वैसे अगर मैं बात करूं, हम भी इंग्लिश में लिंग्विस्टिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें टेंस 2 ही पढ़ते हैं हम तो। कि टेंस कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट जो इंपॉर्टेंस रखता है, और दूसरा होता है हम उसको बोलते हैं नॉन प्रेजेंट, यानी जो प्रेजेंट नहीं है। और इसमें हम 2 को शामिल करते हैं, पास्ट को और फ्यूचर को। लेकिन फाइनली है तो 3 ही ना, एक प्रेजेंट और नॉन प्रेजेंट में 2 है, पास्ट और फ्यूचर, तो बन तो गए ना 3 आपके। छोटे बच्चों को या आपके कॉमन जो लैंग्वेज होती है उसमें, जिसमें लिंग्विस्टिक्स का कोई रोल नहीं होता, डायरेक्ट जो पढ़ाई जाती है उसमें डायरेक्ट पढ़ा देते हैं इनको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब आप समझिएगा यहां रूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो समझना। यहां आप एक पॉइंट समझिएगा कि आपने प्रेजेंट शब्द पहले लिखा, पास्ट बाद में और फ्यूचर उसके बाद में लिखा, क्यों? क्या कारण है इसका? तो हर चीज का एक लॉजिक होता है। तो इस चीज को मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, इस पॉइंट को, जिससे कि आपको यह समझ में आए कि जब सीक्वेंस डिसाइड करने में रूल्स बने हुए हैं तो रूल के लिए तो कितना दिमाग लगाया गया होगा।
इवन सीक्वेंस भी जो है वो रूल्स बेस्ड है, रूल्स पर आधारित है। क्यों प्रेजेंट को पहले काम में लिया गया, पहले रखा गया सीक्वेंस में, पास्ट को उसके बाद और फ्यूचर को। याद कीजिए जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था वह पर्सन में मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि फर्स्ट पर्सन में आई वी को ही पहले क्यों रखा, क्योंकि पहले तो उसको रखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रेजेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जी हां, कैसे साबित करते हैं इसको, चलो देखिए, ध्यान रखिएगा कि टेंस का मतलब क्या है। यहां मैं आपको थोड़ा सा अगली उस कंसेप्ट पे लेके चलता हूं। टेंस का मतलब क्या है, वर्ब। और वर्ब को सिंपल वे में जब हम पहचानते हैं तो क्या होती है, सबसे पहला इसका हेड वर्ड जो आता है वो क्या आता है, एक्शन। हालांकि औरों के बारे में भी बताती है, हमने वर्ब को पढ़ा है डिटेल में, वर्ब और कंडीशन को बताती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, एक्शन होता है। एक्शन वाली वर्ब को इंपॉर्टेंस देते हैं हम। क्लियर। अब एक्शन जो है तो यानी कार्य। अब आपके पास तीन प्रकार के कार्य हैं, समझना, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। तीन कार्य हैं, और तीन कार्य कौन कौन से, एक तो वो जो अब चल रहा है, एक वो जो गुजर चुका, और एक वो जो आने वाला है। इन तीन की बात हम करते हैं। और इनमें कैसे हम कंसेप्ट को डिसाइड करते हैं, दो पॉइंट आपको लिखेंगे, कैन बी कंट्रोल्ड, जिसे कंट्रोल किया जा सके, और दूसरा नोन एक्टिविटी, यानी जिसमें होने वाली एक्टिविटी जो है वो कैसी होती है, नोन होती है, यानी जिस एक्टिविटी के बारे में हमें पता होता है कि क्या एक्टिविटी हुई है, क्या होगी, ऐसा कुछ पता होता है, उसको कहते हैं हम नोन एक्टिविटी। तो ध्यान रखिएगा, टेंस की सीक्वेंस डिसाइड करने में ये दो पॉइंट जो हैं वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो कंट्रोल जिसको किया जा सके, अपने अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई जिसको कर सकें, और दूसरा जिसके बारे में हमें पता हो कि क्या कार्य हुआ है, क्या चल रहा है, क्या होगा। आते हैं अपने कंसेप्ट पर यहां वापस। तीन आपके पास टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप मुझे बताओगे इन तीनों में आपने सबसे पहले प्रेजेंट को लिखा, तो आप मुझे बताएंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की बात हम कर रहे हैं, तो किस समय पर होने वाले कार्य को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसकी दिशा बदल सकते हो, उसका रुख बदल सकते हो। कौन से कार्य में संभव है, क्या जो बीत गया लास्ट क्लास में उसे बदल सकते हो, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, या जो आने वाला है उसे बदल सकते हो, नहीं बदल सकते, सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हो किसको, जो एट प्रेजेंट टाइम आपके सामने है, जो चल रहा है। और चल कौन रहा है, प्रेजेंट। पहली बात तो इसने पहला कंसेप्ट भी फॉलो कर लिया कि कंट्रोल किया जा सकता है। क्या चल रहा है, क्या कार्य आप कर रहे हो अभी वर्तमान में, यह आपको पता है क्या, कि सब बिल्कुल पता है। तो इसका मतलब प्रेजेंट ने दोनों कंडीशन फॉलो कर ली, और इसलिए कहा जाता है प्रेजेंट टेंस इज 100% डेफिनिट टेंस। ये पूर्ण रूपेण कैसा होता है, डेफिनिट होता है दोस्तों। कैसा होता है, डेफिनिट, जो दोनों रूल फॉलो कर लेता है। बात करते हैं पास्ट की, क्या पास्ट को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते। फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते। जब दोनों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर पहले पास्ट को क्यों रखा, फ्यूचर को क्यों नहीं रखा, भाई दोनों को ही नहीं कर सकते ना कंट्रोल तो। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट थोड़ी फॉलो करना है, एक पॉइंट और है हमारे पास, तो कौन सा, कि जिसके बारे में पता हो, कार्य के बारे में पता हो। तो क्या आपने पहले कार्य किया है भूतकाल में या बीते हुए समय में, क्या कार्य किया, इसका तो ज्ञान है आपको। तो यानी वो कार्य हमारे लिए कैसा हो गया, नोन, जबकि फ्यूचर में क्या होगा ये हमें नहीं पता। तो यानी ये पास्ट जो है वो 50% डेफिनिट होता है, क्योंकि ये एक कंडीशन तो फॉलो करता है और एक कंडीशन को फॉलो नहीं करता। कौन सी कंडीशन फॉलो नहीं करता, कि इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसे बदल नहीं सकते, लेकिन इसके बारे में पता हमें होता है। ये हमें कंसेप्ट क्लियर रखना है। लेकिन फ्यूचर इज 100% इंडेफिनिट। ये पूर्ण रूपेण कैसा होता है श्रीमान, इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये हमें नोन भी नहीं होता, और कंट्रोल तो हम कर ही नहीं सकते। जब नोन ही नहीं होगा तो कंट्रोल कैसे करेंगे। तो माय डियर, अब आप देख लीजिएगा, जो सबसे ज्यादा डेफिनिट है उसे पहले नंबर पर रखा, 50% को दूसरे पर, और बिल्कुल जो डेफिनिट नहीं है उसे लास्ट में रखा। तो इवन सीक्वेंस डिसाइड करने में भी रूल्स बने हुए हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है। तो फिर रूल्स कितनी इंपॉर्टेंस रखते होंगे ये तो आप खुद समझ सकते हैं। क्लियर। अब एक एक पॉइंट हम करते हैं।
डिसाइड यहां आपको ट्रांसलेशन जब करना होगा तो उसके लिए एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि जिस किसी सेंटेंस में आपको एक शब्द मिल जाए, कौन सा शब्द मिल जाए, है मिल जाए, क्या मिल जाए दोस्तों, है, तो इसका मतलब वो किस टेंस से संबंधित होगा, प्रेजेंट टेंस से। और अगर आपको मिल जाए था तो वो फ्यूचर से होता है, वो पास्ट से होता है। और अगर गा जैसा शब्द मिल जाए तो वो फ्यूचर से संबंधित होता है। क्लियर कंसेप्ट, वापस समझो, है जैसे शब्द मिल जाए तो वो किससे संबंधित होगा, प्रेजेंट से। था जैसे शब्द मिल जाए तो संबंधित होगा किससे, पास्ट से। और गा जैसे शब्द मिल जाए तो होगा संबंधित किससे, फ्यूचर से। क्लियर कंसेप्ट। अब इसके बाद में अगला कंसेप्ट आप देखिएगा, प्रेजेंट शब्द आपको कहीं पर भी मिल रहा है, इसका मतलब आपको वहां लगानी ही पड़ेगी हर हाल में क्या, फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। पास्ट मिल जाए तो आपको हर हाल में लगानी पड़ेगी कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। फ्यूचर मिल जाए तो तुम्हें हर हाल में शैल विल लगाना ही पड़ेगा। और शैल विल चूंकि मॉडल हैं इसलिए इनके बाद आपको लगानी पड़ेगी हर हाल में क्या, रूट फॉर्म लगानी पड़ेगी श्रीमान। कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, रूट फॉर्म लगानी पड़ेगी। रिवाइज करो कंसेप्ट को एक बार, प्रेजेंट टेंस इज 100% डेफिनिट, past is 50% definite and 50% indefinite, future is completely indefinite, it is not definite। ये definite नहीं है, पूर्ण रूपेण indefinite है। पहली बात, अगर है जैसा शब्द मिल जाए आपको किसी सेंटेंस में तो उसे प्रेजेंट का मानना है, था जैसा मिल जाए तो पास्ट का मानना है, और गा जैसा मिल जाए तो फ्यूचर का मानना है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अगर प्रेजेंट शब्द किसी टेंस के नाम में मिल रहा है तो ये निश्चित रूप से मानिएगा कि येन केन प्रकारेण जैसे भी आप करें, एडजस्ट करें, उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, पास्ट के अकॉर्डिंग आपको सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और फ्यूचर के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको शैल विल, और शैल विल चूंकि मॉडल है और मॉडल अपने बाद वर्ब की रूट फॉर्म लेते ही है तो रूट फॉर्म लगानी पड़ेगी। क्लियर कंसेप्ट। तीन टेंस का तो ये कंसेप्ट है। अब इसके बाद में अगला कंसेप्ट आता है कि टेंस को हम बांटते हैं तीन भागों में मुख्य रूप से, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है बाद में, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो किससे बनता है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाता है, जो हमने लिखी लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंडेफिनिट जब आता है तो आपको या तो लगानी है फर्स्ट फॉर्म, या लगानी है सेकंड फॉर्म, और या फिर लगानी होती है कौन सी, रूट फॉर्म लगानी होती है। जो टेंस, ये आपको वर्ब स्ट्रक्चर पढ़ाते समय, वर्ब की फॉर्म्स पढ़ाते समय, डिस्कशन करते टाइम मैंने आपको बताया भी था कि रूट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म, दीज थ्री फॉर्म्स आर रिलेटेड टू इंडेफिनिट सिचुएशन। तो ये इंडेफिनिट कंडीशन को बताती हैं। जबकि कंटिन्यूअस का मतलब है कि आपको वहां लगानी ही पड़ेगी वर्ब के आईएनजी फॉर्म, जिसे आप फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं। और परफेक्ट शब्द जब भी आएगा तो आपको हर हाल में कैसे भी एडजस्ट करो, चाहे आपको थर्ड फॉर्म लगानी ही पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। क्लियर। अब देखो आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज यहां पर मैं बताता हूं। हमारे पास जैसे कि एक टेंस है कौन सा, प्रेजेंट, एक है कौन सा, पास्ट, और एक है माय डियर कौन सा, फ्यूचर। इसी के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, हमारे पास एक इसकी कैटेगरी होती है सब कैटेगरी इंडेफिनिट, फिर होता है हमारे पास कौन सा, कॉन्टिन्यूअस, और फिर है माय डियर आप लोगों के पास कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस। अब आप इनको समझो, देखो देखो तीन इधर है, तीन इधर है, क्या आपके इनका इनमें सिमिलैरिटी है कि क्या कंडीशन है वो आप समझना। पहला शब्द है आपका क्या, इंडेफिनिट। आप मुझे बताएंगे इन तीनों में सबसे ज्यादा इंडेफिनिट कौन है, तो बिल्कुल सही पहचाना है आपने, इंडेफिनिट कौन है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर अपने आप में पूर्णतः कैसा बताया था अपन ने अभी, इंडेफिनिट है, ये 100% इंडेफिनिट होता है। तो इंडेफिनिट का सिनोनिम अगर हम पढ़ें, पर्यायवाची पढ़ें, तो वो क्या होता है, फ्यूचर, और फ्यूचर का पर्यायवाची क्या होता है, इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जो चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस यानी जो चल रहा है, और चल कौन रहा है, माय डियर प्रेजेंट चल रहा है। कौन चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है। तो प्रेजेंट का सिनोनिम कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस का सिनोनिम प्रेजेंट है। और परफेक्ट यानी जो हो चुका, बीत चुका, तो परफेक्ट का सिनोनिम पास्ट है, और पास्ट का सिनोनिम परफेक्ट। और याद कीजिए दोस्तों,
कभी आपको पिछली जो पढ़ाई है वो अगर याद रही हो तो आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाते समय ये ज्यादातर समय कहा गया था कि पास्ट परफेक्ट इज अ टेंस दैट इज कॉल्ड पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट का भी पास्ट कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उसका नाम है पास्ट परफेक्ट। वहां पास्ट एक तो आ ही रहा है और परफेक्ट का मतलब भी क्या होता है? पास्ट ही होता है, तो डबल पास्ट हो गया तो पास्ट ऑफ द पास्ट होता है। तो ये इनके सिनोनिम भी है। आगे बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट पर ही अपन तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद में हम कहते हैं किसी भी टेंस के नाम का फर्स्ट वर्ड जो होता है उस टेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब को बताता है, और किसी भी टेंस में आने वाला लास्ट वर्ड जो होता है उस टेंस में आने वाली मेन वर्ब को बताता है। किसको बताता है? मेन वर्ब को बताता है। यह आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वर्ड तो बताएगा किसको, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, और लास्ट वर्ड बताएगा किसको, किसमें मेन वर्ब कौन सी आएगी। क्लियर? इसके बाद यहां हम एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि एक फॉर्म है आपके कौन सी, बी की फॉर्म। तो बी की फॉर्म है कौन सी, इज एम आर। सेकेंड फॉर्म है कौन सी, वॉजवर। थर्ड फॉर्म है कौन सी, बीन। अब आप समझिएगा, इन फॉर्म्स के बाद एक्टिव सेंटेंस में आप सिर्फ और सिर्फ लगा सकते हो आईएनजी फॉर्म को। सिर्फ लगा सकते हो दोस्तों किसको, आईएनजी फॉर्म को। यानी मैं एक सिंपल भाषा में अगर आपसे पूछूं, बताइएगा आईएनजी फॉर्म के साथ लगने का टेंडर किसके नाम पास हुआ है? आईएनजी फॉर्म के साथ लगने का टेंडर किसके नाम पास हुआ है? तो आप कहेंगे फॉर्म ऑफ द बी। तो फॉर्म ऑफ बी जो है, यानी बी की फॉर्म के नाम ये टेंडर पास हुआ है, यानी आईएनजी फॉर्म के साथ किसकी फॉर्म लगेंगी, बी की फॉर्म लगेंगी। या फिर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछ लूं कि बी की फॉर्म के साथ लगने का टेंडर किसको प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे प्रोग्रेसिव फॉर्म को या आईएनजी फॉर्म को। क्लियर? आगे है हमारे पास एक फॉर्म क्या, हैव। हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज एंड हैव। सेकंड भी होती है क्या, हैड। और थर्ड भी होती है इसकी क्या, हैड। माय डियर आप ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी वर्ब आ जाए उसके बाद आप सिर्फ लगा सकते हो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। इसका मतलब थर्ड फॉर्म के साथ लगने का टेंडर किसको प्राप्त हुआ है, हैव की फॉर्म्स को। या फिर मैं कहूं हैव की फॉर्म्स के साथ कौन सी फॉर्म लगा सकते हो, तो माय डियर वो सिर्फ कौन सी है, थर्ड फॉर्म है। कौन सी है, थर्ड फॉर्म है। ये आपको विशेष याद रखना है। क्लियर कंसेप्ट? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब आपका ये कंसेप्ट जो है ये आपको टेंस को क्लियर करके बताएगा। आप एक बार शुरुआत से पढ़ो। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन टेंस है हमारे पास। 100% डेफिनेट है, 50% डेफिनेट है, 100% इनडेफिनेट है, था, गा। प्रेजेंट आएगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पास्ट आएगा तो सेकंड फॉर्म लगेगी, फ्यूचर आएगा तो शैल विल और रूट फॉर्म लगेगी। गॉट इट? इंडेफिनिट शब्द मिले तो फर्स्ट सेकंड फॉर्म या रूट फॉर्म लगाएंगे। कॉन्टिन्यूस शब्द मिले तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और परफेक्ट शब्द मिले तो आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। किसी भी टेंस के नाम का फर्स्ट वर्ड जो है उस टेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब को बताता है। किसी भी टेंस के नाम का लास्ट वर्ड उस टेंस में आने वाली मेन वर्ब को बताता है। और फिर आगे हमने कहा बी की फॉर्म के साथ कौन सी लगती है, आईएनजी फॉर्म, या कहें आईएनजी फॉर्म के साथ कौन सी लगती है, बी की फॉर्म लगती है। इसी प्रकार से हैव के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या थर्ड फॉर्म के साथ किसकी फॉर्म, हैव की। और इतना सीखने के बाद में आपके टेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब डिसाइड करना बहुत इजी हो जाता है। आप फिंगर टिप पर याद कर सकते हो इन चीजों को। इसके बदौलत कैसे समझना, मान लीजिए मैंने एक टेंस आपके सामने लिखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आपको इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और कौन सी मेन वर्ब आएगी। शब्द दे रखा है क्या, प्रेजेंट। शब्द दे रखा है क्या, कॉन्टिन्यूअस। एक शब्द है प्रेजेंट और दूसरा वर्ड है क्या, कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट शब्द जब भी आता है तो आपको वहां मेंशन करनी होती है निश्चित रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस जब भी आता है तो आपको फोर्थ फॉर्म लगानी ही पड़ती है, यानी आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ती है। ये अभी हमने रूल पढ़ा है। एक बार आपको और बता दूं भले ही में, देखिए आप, प्रेजेंट शब्द जब आएगा तो प्रेजेंट शब्द के साथ तो लगेगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस के साथ लगेगी आईएनजी फॉर्म। क्लियर कॉन्सेप्ट? समझो तो अब इसे। तो प्रेजेंट भी आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म।
फर्स्ट वर्ड जो होता है वो बताता है हेल्पिंग वर्ब को और लास्ट वर्ड बताता है किसको, मेन वर्ब को। तो ये चीज तो क्लियर हुई कि इस टेंस में आप मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करोगे, आईएनजी फॉर्म का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, आईएनजी फॉर्म का यूज करोगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है? यानी अगर गो दे रखा है तो गोइंग, ईट दे रखा है तो ईटिंग, कम दे रखा है तो कमिंग, रीड दे रखा है तो रीडिंग, टीच दे रखा है तो टीचिंग। क्लियर कंसेप्ट? अब आप आते हैं हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करने पर। अब आपको क्या करना है, एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो किस रूप में हो, फर्स्ट फॉर्म के रूप में हो, पहली बात। और दूसरी बात, जो लग सके किसके साथ, फोर्थ फॉर्म के साथ लग सके, यानी आईएनजी के साथ लग सके। दोबारा सुनो, ऐसी हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करनी है जो किस रूप में हो, फर्स्ट फॉर्म के रूप में, और ऐसी फर्स्ट फॉर्म जो लग सके किसके साथ, फोर्थ फॉर्म के साथ, यानी आईएनजी के साथ लग सके। और दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा कि आईएनजी के साथ लगने का टेंडर किसके नाम पास हुआ है, बी की फॉर्म के साथ। तो बी की फॉर्म के नाम पास हुआ है, तो बी की फॉर्म लगेगी, तो बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, ऑब्वियसली इज एम आर। तो यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज कर लेंगे किसका, इज एम आर का। बताओ कहां रटने की जरूरत पड़ी, हेल्पिंग वर्ब भी डिसाइड हो गई और मेन वर्ब भी डिसाइड हो गई। और इसको समझो, देखे आपके पास एक शब्द है कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या शब्द आ रहा है, पास्ट। क्या शब्द आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस। पास्ट बोले तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस बोले तो वर्ब की आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म। पहला शब्द बताता है हेल्पिंग वर्ब को और लास्ट वर्ड बताता है किसको, मेन वर्ब को। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो वही जैसे गो आ गया तो गोइंग आ गया, कम आएगा तो कमिंग आएगा, टीच आएगा तो टीचिंग आएगा, रन आएगा तो रनिंग आएगा, स्विम आया तो स्विमिंग आएगा, है ना। तो वो सब शब्द आ जाएंगे। अब माय डियर हमें लगानी है एक हेल्पिंग वर्ब जो किस रूप में हो, सेकेंड फॉर्म के रूप में हो, और ऐसी सेकेंड फॉर्म जो किसके साथ लग सके, फोर्थ फॉर्म के साथ लग सके। किसके साथ लग सके, फोर्थ फॉर्म के साथ लग सके, आईएनजी के साथ लग सके। और आईएनजी के साथ लगने का टेंडर किसे मिला है, बी की फॉर्म को। और बी की फॉर्म के साथ, बी की फॉर्म का जब प्रयोग हम करेंगे तो ध्यान रखिएगा, बी की फॉर्म किस रूप में, सेकेंड फॉर्म में। और बी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, बी की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर। और यही कारण है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वॉज वर का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और मैं आपको एग्जांपल बता दूं, लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्या शब्द आ रहा है, प्रेजेंट शब्द आ रहा है। क्या शब्द आ रहा है, परफेक्ट शब्द आ रहा है। तो प्रेजेंट वर्ड जो है इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर? पहला शब्द बताता है किसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। लास्ट वर्ड बताता है किसके बारे में, मेन वर्ब के बारे में। क्लियर हो गया? तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो किस रूप में हो, फर्स्ट फॉर्म के रूप में हो। लेकिन यहां तो लगी थी किसके साथ, आईएनजी के साथ, लेकिन अब यहां हम लगाना चाह रहे हैं किसके साथ, थर्ड फॉर्म के साथ। तो ऐसी फर्स्ट फॉर्म जो थर्ड फॉर्म के साथ लग सके वो हमें लानी है। और थर्ड फॉर्म के साथ लगने का टेंडर किसके नाम पास हुआ, हैव के नाम पास हुआ है। और दोस्तों हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, क्या लिखवाई मैंने आपको, हैज एंड हैव। तो यानी आप यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव का प्रयोग करते। सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे कि आपको सेंटेंस, एक टेंस का नाम दिया गया, पास्ट परफेक्ट, वही पास्ट बोले तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, परफेक्ट बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला शब्द बताता है हेल्पिंग वर्ब को, लास्ट वर्ड बताता है मेन वर्ब को। तो यानी मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आ ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें लेनी है एक हेल्पिंग वर्ब, ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो किस रूप में हो, सेकेंड फॉर्म के रूप में, और लग सके किसके साथ, थर्ड फॉर्म के साथ। और थर्ड फॉर्म के साथ लगने का टेंडर किसे मिला है, हैव की फॉर्म को मिला है। और हैव की फॉर्म को जब मिला है तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है। और इसलिए यहां हम यूज करेंगे किसका, हैड का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यही होती है। बताइए रटने की कहां जरूरत है। गिने चुने आपने स्ट्रक्चर सीखे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अनुसार क्या पढ़ना है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट के अनुसार क्या पढ़ना है, और दूसरा कौन किसके साथ लग सकता है उसकी दो स्ट्रक्चर पढ़ी आपने, और पूरे टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये तो चलिए दो दो शब्द वाले टेंस थे। अब मैं आपको एक तीन
शब्द वाला टेंस और बता देता हूं, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या शब्द मिला? प्रेजेंट। क्या मिला? परफेक्ट। क्या मिला? कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट शब्द के अनुसार फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट के अनुसार थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस के अनुसार आईएनजी फॉर्म। यही होता है। पहला शब्द बताता है किसको? हेल्पिंग वर्ब को। लास्ट वर्ड बताता है किसको? मेन वर्ब को। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भैया, यहां पर आईएनजी फॉर्म आएगी, और आपको ध्यान भी है, आती भी है। अब हमें लगानी है क्या? थर्ड फॉर्म लगानी है, और ऐसी थर्ड फॉर्म जो अपने नजदीकी कंसेप्ट को देखे, और इसके नजदीक कौन है? आईएनजी फॉर्म। तो यानी ऐसी थर्ड फॉर्म जो आईएनजी के साथ लग सके, और आईएनजी के साथ लगने का ठेका किसे मिला है भाई? बी की फॉर्म को। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। तो माय डियर थर्ड फॉर्म के रूप में हमने लगा दी क्या? बीन। अब लगानी है हेल्पिंग वर्ब, ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो अपने नजदीक बैठे हुए के अनुसार लगे। इसके नजदीक कौन है? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म के साथ लगने का टेंडर किसे मिला है? हैव की फॉर्म को, और हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है क्या? हैज, हैव। तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। बीन परफेक्टनेस को बताने के लिए लगती है, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। सिंपल सा कंसेप्ट। आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पूछ ले तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, टेंस के नाम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बता सकते हो। इवन आपसे अगर वो सेंटेंस देकर, यानी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब देकर टेंस भी पूछ लेना, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो भी आपको बड़े ही तरीके से उसका जवाब देना है। जैसे कि सेंटेंस देखो, ही हैज बीन डांसिंग हियर फॉर 2 hours। ये सेंटेंस है माय डियर आपके पास। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है। तो देखो एक एक शब्द, जो वर्ब मैंने आपको क्या कहा था, टेंस कौन बताता है? वर्ब बताती है। तो जितनी भी वर्ब्स हैं सबको अंडरलाइन कर लो। सबको अंडरलाइन कर लिया, हैज को कर लिया, बीन को कर लिया, और डांसिंग को कर लिया। इसके अलावा तो नहीं है? नहीं है। आईएनजी फॉर्म बता रही है, तो आईएनजी फॉर्म संबंधित होती है किससे? कंटिन्यूअस से। ठीक है। बीन कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म माय डियर संबंधित होती है किससे? परफेक्ट से। हैज कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म संबंधित होती है किससे? प्रेजेंट से। तो आपने इनके नीचे मेंशन कर दिया, पढ़ लो आप ये कौन सा टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है श्रीमान ये। अब बताइए है कि नहीं इजी? बेसिक यानी रूट जो कंसेप्ट है वो यही कहते हैं कि आप जड़ से पढ़ते हुए चलो, बेसिक को समझो, ऊपर के कंसेप्ट तो अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट आपका? तो यहां आपके बेसिक चीजें क्लियर हुई आपकी। अब इसके बाद में हम यहां पर जो डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं वो हर टेंस को सेपरेट सेपरेट हम यहां डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम यहां कंप्लीट करें। लेकिन आगे टेंस की तरफ हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को यहां टेंस का मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बता ही दिया है कि कैसे हेल्पिंग और मेन वर्ब डिसाइड होती है। यहां पहले मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब भी मैंने आपको समझा दी है। हम पहले यहां पर स्टार्ट करेंगे अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर, किसी सेंटेंस को कैसे हम बनाते हैं। ठीक है। बेसिक जो आपके 4 टाइप्स हैं सेंटेंसेज के, पहले हम उनकी चर्चा करेंगे। अफर्मेटिव है, नेगेटिव विद नॉट है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में 2 टाइप के पढ़ेंगे, WH वर्ड्स एंड हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं, वो भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है। तो टोटल आपके 6 टाइप्स के सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर बनती है। वो कैसे बनती है वो अपने यहाँ डिस्कस करते हैं। फिर टेंस को आगे हम डिस्कस करेंगे हेल्पिंग और मेन वर्ब के साथ, हर टेंस को अलग अलग लिख के और हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम यहां कंप्लीट कर लेते हैं अपनी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, यानी सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स कैसी कैसी होती हैं ये हमें कंप्लीट करना। तो यहां हम शुरू कर रहे हैं किससे? अफर्मेटिव से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आपका है कौन सा सेंटेंस माय डियर? सबसे पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है ये आप समझिएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको मिलेगा क्या? सब्जेक्ट। उसके प्लस में आपको मिलेगी क्या? वर्ब। अब वर्ब के बाद में डिपेंड करता है कि आपको क्या मिले। हो सकता है कि अगर ये वर्ब ट्रांसिटिव है जब तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और इंट्रांसिटिव है तो फिर कुछ अदर मिल जाएगा। लेकिन उस अदर से पहले मुख्य रूप से आता क्या है?
एक प्रीपोजिशन आ जाता है और फिर आता है आपका अदर। ज्यादातर समय की बात कर रहा हूं, हमेशा तो नहीं, वो धीरे धीरे जब आप स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी। आप सिंपल ये समझ लीजिएगा कि यहां वर्ब अगर इंट्रांसिटिव हुई तो पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे फिर कुछ और लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस की बात हम करते हैं, सब्जेक्ट यानी कार्य करने वाला, वर्ब जो कार्य हुआ है, ऑब्जेक्ट जिस पर प्रभाव पड़ा है, और अगर प्रभाव पड़ने वाला वहां कोई नहीं है तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर प्रीपोजिशन प्लस अदर का प्रयोग हम कर लेंगे जो बचा है उसका। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम पढ़ें आगे, हिंदी में मैं आपको लिखकर बता देता हूं, वह गाना गा रहा है। एक तो यह है, दूसरा है वह सड़क पर दौड़ रहा है। ठीक है, इन्हें आप कंप्लीट करेंगे। अब इसमें आप सेंटेंस पढ़ना, आपने लिखा है वह गाना गा रहा है, तो इसमें काम कौन कर रहा है? वह। तो ये तो हो गया आपका क्या? सब्जेक्ट, एस लिख दिया मैंने यहां पर। काम क्या कर रहा है? गा रहा है, तो ये हो गई आपकी वर्ब। है आ रहा है तो ये हो गया आपका प्रेजेंट। भाई है का मतलब प्रेजेंट होता है, और रहा आ गया इसका मतलब ये हो गया आपका क्या? कॉन्टिन्यूअस। रहा मतलब प्रोसेस चल रही है, और गाना यानी अब क्या? अब आप प्रश्न करो, आपको तो ऑब्जेक्ट पहचानना आता है, भाई वह गा रहा है, क्या गा रहा है? तो आपको जवाब मिल गया, गाना गा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? तो इसमें जब आपने सभी चीजों को मेंशन कर ही लिया है तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप इसे ट्रांसलेट कर दो। सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओ, वह, तो वह का जो ट्रांसलेशन होता है तो वह तो ही भी होता है, शी भी होता है, लेकिन यहां रहा आ रहा है। रही होता तो शी कर देते, लेकिन यहां क्या आ रहा है? रहा, और रहा होने की वजह से हम यहां लिखेंगे क्या? ही। है आ रहा है, और वो भी किसमें? रहा के साथ आ रहा है, यानी प्रेजेंट। ये तो है तो प्रेजेंट, और रहा है तो कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज होती है। क्यों होती है? क्योंकि रहा यानी आईएनजी फॉर्म, और आईएनजी के साथ लगने का ठेका किसे मिला है? बी की फॉर्म को, और बी की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर। तो इज एम आर लिखेंगे तो ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है, तो इज लगा दिया। गाने की क्या होती है? सिंग, और आईएनजी लगा दिया तो बन गई सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। वैसे ही यहां पर देखो, ये सब्जेक्ट है, काम क्या कर रहा है? दौड़ने का, ये वर्ब है बोले तो प्रेजेंट, रहा बोले तो कंटिन्यूअस। लेकिन अब इससे प्रश्न कर लो, वह दौड़ रहा है, वह क्या दौड़ रहा है? वह किसको दौड़ रहा है? मिलेगा जवाब कोई आपको? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर चलेगी आपकी। तो ही इज, आईएनजी फॉर्म लगा दो रहा के लिए, रनिंग। अब जब ऑब्जेक्ट होता जब तो हम डायरेक्ट लगा देते, लेकिन अब हमें लगाना पड़ेगा प्रीपोजिशन। तो जब हम बात करें सड़क पर दौड़ रहा है, तो सड़क एक फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर दौड़ रहा है, और फ्लैट सरफेस पर जब कोई काम होता है तो उस कंडीशन में वहां ऑन का प्रयोग होता है। यह हालांकि आपके प्रीपोजिशन का कांसेप्ट है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ऑन द रोड, तो यहां रोड हमने लिख दिया, सड़क का लिख दिया यहां पर कांसेप्ट। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो ये हुआ कंसेप्ट आपका किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर का। किसका दोस्तों? अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, दूसरा कंसेप्ट नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव तो माय डियर कितने ही तरीके से बन जाता है, जैसे कि नेवर वर्ड लगा दो, हार्डली लगा दो, स्केर्सली लगा दो, नीदर लगा दो, कितने शब्द हैं हमारे पास। लेकिन हम यह वास्तव में जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? नेगेटिव तो होगा, लेकिन किसके साथ? नॉट के साथ जो बनाया जाएगा। किसके साथ बनाया जाएगा दोस्तों? नॉट के साथ बनाया जाएगा। यानी ऐसा सेंटेंस जो नॉट की हेल्प से नेगेटिव बनाया जाएगा, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? तो आपको मैंने एक कंसेप्ट तो बताया ही था कि नॉट जब भी आता है
तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लेता है, क्योंकि ये बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी काम में नहीं आता। लिखवाया ना आपको अभी मैंने इस पिछली क्लास में जब अपन वर्ब पढ़ रहे थे तो वहां हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कंसेप्ट बताया था। तो हेल्पिंग वर्ब अपने बाद क्या लेती है, नॉट ले लेती है, तो यानी नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। तो स्ट्रक्चर इसकी क्या बनती है, वही आपका पहले होगा क्या, सब्जेक्ट, और उसके बाद आप यूज करोगे क्या, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप लगाओगे नॉट, उसके बाद लगेगी आपकी मेन वर्ब, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पहले एक प्रीपोजिशन लगाते हुए जो अदर है उसका प्रयोग आप करोगे। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसा नेगेटिव जो नॉट की सहायता से बनाया जाता है। किसकी सहायता से दोस्तों, नॉट की सहायता से बनाया जाता है, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर। जैसे कि सेंटेंस आप देखिएगा, वह रोजाना नहीं नहाता है, यह सेंटेंस आया आपका। अब इसमें शब्द आया नहीं, आगे आप जब कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे तो आपको पता लगेगा इसकी जगह अगर कभी नहीं आ जाता तो फिर ट्रांसलेशन कैसे होता। तो यहां सिर्फ शब्द है क्या, नहीं। नहीं का मतलब नॉट होता है, काम करने वाला वह, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। नहीं का मतलब हो गया नॉट, नहाना मतलब ये एक्शन हो गया, तो ये वर्ब है बोले तो प्रेजेंट। नहाता तो ये डेली रूटीन का काम है, और डेली रूटीन का है तो ये हो गया आपका इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं है कब नहाता है, कब कैसे क्या करता है, लेकिन रोजाना नहाता है नहीं नहाता है वो चीज आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं। तो ये हो गया आपकी इंडेफिनिट सिचुएशन, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसे हमें ट्रांसलेट करना है। तो ही, वे के अनुसार क्या लिखेंगे, ही। अब उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट के ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डज नॉट, और डज नॉट, और उसके बाद में हम लगाएंगे बेद, BATHE होती है भैया ये, है ना, BATH मत लिखना, BATH होता है किसी और को नहलाना या समुद्र या नदी में नहाना। जो डेली रूटीन में अपन घर में नहाते हैं उसके लिए शब्द आता है BATHE, और नदी और इनमें नहाने के लिए BATH होता है। तो ही डज नॉट बेद डेली। अब आप कहोगे सर यहां आपने प्रेपोजिशन क्यों नहीं लगाया, वो इसलिए नहीं लगाया माय डियर, क्योंकि प्रेपोजिशन को अपने बाद, मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट समझाया था कि प्रेपोजिशन को अपने बाद या तो नाउन चाहिए होती है या प्रोनाउन चाहिए होता है। मैंने बताया था ना जेरंड फॉर्म जब अपन पढ़ रहे थे कि नाउन के क्या क्या फंक्शन है, तो प्रेपोजिशन को अपने बाद या तो नाउन चाहिए होती है या प्रोनाउन चाहिए होता है। लेकिन ये डेली शब्द जो है वो या तो ना तो नाउन है और ना ही प्रोनाउन है, ये एक एडवर्ब है जो आपके प्रेपोजिशन के साथ नहीं लग पाती, क्योंकि प्रेपोजिशन तो अपने बाद क्या लेता है, एडवर्ब नहीं बल्कि नाउन या प्रोनाउन लेता है, इसलिए इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर कंसेप्ट, ये है आपके नेगेटिव सेंटेंसेज की स्ट्रक्चर। इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है आपकी किसकी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। कौन से सेंटेंस है भैया, इंटरोगेटिव। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं, एक तो बनता है विद WH वर्ड, WH वर्ड की सहायता से, और दूसरा बनता है विद हेल्पिंग वर्ब। किसकी सहायता से, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनता है, और दूसरा WH वर्ड की सहायता से बनता है। अब इसमें आपको क्या है कि वैसे आप डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, खैर वो बात तो है, हम हर कंसेप्ट को डिटेल में यहां समझेंगे, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, यहां एक कंसेप्ट को समझेंगे, दूसरा अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि WH वर्ड्स में डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनती, उसमें और कुछ WH वर्ड्स अलग स्ट्रक्चर लेते हैं, कुछ WH वर्ड्स अलग स्ट्रक्चर लेते हैं। क्यों ऐसा होता है वो हम अपने जब इसका कंसेप्ट आएगा तभी डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से जो बनेगा। अब इसमें समस्या क्या है कि प्रश्नवाचक शब्द जो हेल्पिंग वर्ब से बनता है उसका यानी विद हेल्पिंग वर्ब जब आता है तो उसका हिंदी में अर्थ होता है क्या, और विद वॉट, अगर वॉट के साथ है तो भी इसका अर्थ क्या निकलता है, ठीक है।
यानी दोनों ही कंडीशन में इसका अर्थ निकलता है क्या, इसका भी अर्थ क्या है और इसका भी अर्थ क्या है। अब समस्या यह है कि हमें मान लो हिंदी का एक सेंटेंस दिया गया, तो उसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो कैसे ट्रांसलेट करें, उसे हेल्पिंग वर्ब से ट्रांसलेट करें या WH वॉट से, WH वर्ड जो है वॉट, उससे ट्रांसलेट करें। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, विद हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि आंसर जो होगा इसका इन यस और नो में होता है। किसमें होता है, यस और नो में होता है। जबकि WH वर्ड वॉट से बनता हुआ जो होगा उसका आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस, एक पूरे वाक्य के अकॉर्डिंग दिया जाता है, यानी पूरे वाक्य का प्रयोग करके और वहां प्रश्न का जवाब दिया जाता है। कैसे साहब, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा क्या तुम टेंस को पूरा कर चुके हो, क्या तुम टेंस को पूरा कर चुके हो, इसका जवाब आप क्या से दोगे, यस या नो में ही दोगे या पूरा बोलोगे सेंटेंस। तो मैं पूछ रहा हूं क्या तुम टेंस पूरा कर चुके हो, तो तुम या तो यस बोलोगे या नो ही बोलोगे। तो इसका मतलब इसको ट्रांसलेट हम करेंगे किससे, हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि यस और नो ही जवाब मिला। अगर मैं आपसे पूछता हूं तुम क्या पढ़ चुके हो, तो मैंने अब यहां पूछा है क्या पढ़ चुके हो, अब आप यस और नो में काम चला सकते हैं, नहीं चला सकते। इसका मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस जवाब देना, पूरा सेंटेंस जवाब के रूप में यूज करना होगा कि मैं ये पढ़ चुका हूं, ये पढ़ चुका हूं, ये मैंने अभी नहीं पढ़ा, ये पढ़ लिया है। तो इसका मतलब पूरा सेंटेंस आपको चाहिए जवाब के रूप में। तो इसका मतलब उसे ट्रांसलेट करेंगे हम किसके साथ, WH वर्ड वॉट के साथ। क्लियर है, ये चीज क्लियर हुई यहां पर। हेल्पिंग वर्ब से जो आपके इंटरोगेटिव बनते हैं विद हेल्पिंग वर्ब, सिंपल सा तरीका याद रखो। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप बस इतना सा ध्यान रखो कि हेल्पिंग वर्ब यहां इंपॉर्टेंस दिखाती है, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप तो सिंपल याद रखो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है और इंटरोगेटिव में पहले आती है, बस बात खत्म, इतना सा है। अफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले, बस बात खत्म है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो बनती है वो कैसे बनेगी ये समझिएगा। पहले तो आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगेगा आपका सब्जेक्ट, फिर लगेगी आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद जरूरत अनुसार आप ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रेपोजिशन प्लस अदर जो है उसका प्रयोग करते हुए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क जरूरी याद रखना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जैसे कि सेंटेंस आया, क्या वह बाजार गया है। अब आप देखिए, आपको जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया जाता रहा उसमें क्या बताते थे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, वह प्रेजेंट परफेक्ट होता है, वही होता है। अब आप मुझे बताओ इसमें चुका है, चुकी है आया है क्या, नहीं आया। अब इसमें कौन सा टेंस होगा ये हम डिसाइड कर लेते हैं। तो देखो पहचानना बहुत इजी है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होते। आप दो टेंस को तो इसमें पा ही नहीं सकते, दो टेंस से तो आप वैसे फ्री हैं भाई। कैसे, आप देखो एक तो पहले इससे पता लगाओ, है आ रहा है, इसका मतलब इसमें निश्चित रूप से प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, चार, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनमें से कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को तो हटा दो, क्योंकि दोनों में कॉन्टिन्यूअस शब्द आ रहा है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब तो रहा रही रहे होता है, और इसमें रहा रही रहे तो है नहीं, तो दो तो हो नहीं सकते कैसे भी। बचे दौड़ में कितने, दो, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा रूटीन एक्टिविटी को बताता है, किसको बताता है, रूटीन एक्टिविटी को। और इसमें रूटीन एक्टिविटी नहीं है कि क्या वह बाजार गया है, वो तो सिर्फ घटना की जानकारी ले रहा है, तो इसमें रूटीन नहीं है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं है, तो निश्चित रूप से क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, पहली बात। दूसरी बात है से पता लग तो गया ही कि ये प्रेजेंट है, और हम कह रहे हैं बाजार गया है, क्या वह बाजार गया है, यानी हमारे बोलने से पहले ही चला गया बाजार, तो इसका मतलब काम में क्या आ गई, परफेक्टनेस आ गई। और परफेक्टनेस होते ही इस गया की वजह से आप उसे मानोगे कौन से टेंस का, परफेक्ट टेंस का। कार्य के होने का कंसेप्ट बताया गया है ना इसमें,
क्लियर? तो क्या वह बाजार गया है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन अब क्या शब्द आया और अब इसे हम WH वर्ड वॉट से ट्रांसलेट करें या हेल्पिंग वर्ब से? तो प्रश्न पूछ रहे हैं आप क्या वह बाजार गया है, तो आप जवाब कोई भी व्यक्ति देगा तो किस में देगा, हाँ या ना में, या पूरा सेंटेंस बोलेगा? तो ऑब्वियसली हाँ ना में देगा। अब हाँ ना में जब देगा तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों हैज एंड हैव, और वह के अनुसार लगेगी क्या, हैज ही। हो गया, हैज ही। अब लगाएंगे हम क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, गया। गया यानी जाना, तो इसके लिए होता है गॉन, हैज ही गॉन। अब आप बताइए, हैज ही गॉन, गया, वह गया, क्या गया, किसको गया? जवाब मिलेगा आपको बाजार? नहीं मिलेगा। इसका तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो बाजार की डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू, और फिर लिख देंगे क्या, मार्केट लिख देंगे, और मार्केट लिखकर हम लगा देंगे यहां क्वेश्चन मार्क। क्या लगा देंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपके हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं, लेकिन आपको ज्यादा इसमें उलझना नहीं है। सिंपल याद रखो आप, तो अफर्मेटिव वाक्यों में तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। क्लियर कंसेप्ट? ये आपके हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट है। और दोस्तों अगला कंसेप्ट जो आता है वो आता है आपके विद WH वर्ड। किसके साथ आता है, WH वर्ड के साथ आता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और WH वर्ड कितने होते हैं, क्या उनका प्रयोग है, ये अपना कंसेप्ट होगा इसके अंडर में। लेकिन आज की क्लास काफी हम कंप्लीट कर चुके हैं कंसेप्ट को। टेंस हमने स्टार्ट किया, टेंस के बेसिक कंसेप्ट पढ़ के सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और इंटरोगेटिव तक पहुंच भी चुके हैं। और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाली पढ़ भी ली है। अब केवल हमारा है WH वर्ड वाला, तो उसमें WH वर्ड की लिस्ट बनाएंगे। WH वर्ड की स्ट्रक्चर कितने टाइप से बनती है, कौन कौन WH वर्ड अलग स्ट्रक्चर फॉलो करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। WH वर्ड्स का प्रयोग ग्रामर में कितने तरीके से किया जाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंडर में, लेकिन वो अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पहचानने का एक तरीका हमने डिसाइड किया कि प्रेजेंट मिले तो क्या मतलब है, पास्ट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का क्या होता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये भी आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। क्लियर? तो चलिए अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। इस क्लास को आप रिवाइज कीजिए। थैंक्स अ लॉट।